आज हम बात करने वाले हैं एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस या जो चीज़ें लोगों के दिमाग में आती है उस बारे में। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में रहते हैं, इसलिए हमने इसे दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। एक में हम बात करेंगे जो शॉर्ट टर्म इश्यूज़, यानी इनिशियली जब पेशेंट हॉस्पिटल में होता है उस फेज़ में क्या क्या चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं, और एक लॉन्ग टर्म इश्यूज़ की जो कुछ महीनों या कुछ हफ्तों के बाद जो क्वेश्चंस उनके दिमाग में रहते हैं उस बारे में। हम अभी पहले बात करेंगे शॉर्ट टर्म इश्यूज़ के बारे में, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लॉन्ग टर्म इश्यूज़ के बारे में। सबसे पहले जब पेशेंट हॉस्पिटल में होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके दिमाग में आती है कि उसे हॉस्पिटल में कितने दिन तक रहना है। यूजुअली एंजियोप्लास्टी के बाद ज़्यादातर पेशेंट अगर कोई प्रॉब्लम ना आए तो 2 से 3 दिन तक हम पेशेंट को हॉस्पिटल में रखते हैं। अगर सब कुछ स्टेबल हो तो कभी कभी नेक्स्ट डे भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। पेशेंट को ये समझना ज़रूरी है कि सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी होने के बाद भी, नली को खोले जाने के बाद भी थोड़ा सा लाइफ रिस्क रहता है पेशेंट को। ये लाइफ रिस्क पहले 24 से 48 घंटे सबसे ज़्यादा रहता है। ये होने का रीज़न ये है कि हम एंजियोप्लास्टी में हार्ट की नली को तो खोल देते हैं, लेकिन जो हार्ट अटैक की वजह से हार्ट का टिश्यू डैमेज हुआ या जो हार्ट का पंपिंग जो लो हुआ, या कभी कभार हार्ट इस फेज़ में इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि पहले 24 से 48 घंटे कभी कभार हार्ट अटैक से रिलेटेड फिर भी जान जाने का रिस्क रह सकता है। 24 से 48 घंटे कभी कभार स्टेंट में क्लॉटिंग होने का भी रिस्क होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि स्टेंट बेसिकली एक मेटल की ट्यूब होती है जो हार्ट की नलियों में हम डालते हैं। ये कभी कभी बॉडी एक्सेप्ट ना करे, और एक साधारण भाषा में कहें तो एक तरह से कभी कभी एक रिएक्शन हो सकता है उसके साथ, जिसमें स्टेंट में सडनली क्लॉटिंग भी आ सकती है। इसका रिस्क भी पहले 24 से 48 घंटे ही सबसे ज़्यादा रहता है। लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि नली को खोले जाने के बाद भी ये रिस्क रहता है, क्योंकि ज़्यादातर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लोगों को लगता है कि यार हार्ट अटैक था, नली खोल दी, फिर क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम होने का रीज़न ये है कि एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हम एंजियोप्लास्टी के दौरान नली को खोल सकते हैं, लेकिन जो टिश्यू डैमेज हो गया या जो हार्ट का पंपिंग बिगड़ गया उसको हम पूरी तरह नॉर्मल नहीं कर सकते। उसको धीरे धीरे करके दवा से थोड़ा सुधारने का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा रिस्क तो रहता है। ज़्यादातर ये रिस्क पहले 24 से 48 घंटे में ही ज़्यादा रहता है। एंजियोप्लास्टी होने के आधे से 1 घंटे के बाद व्यक्ति थोड़ा सा जूस या पानी ले सकता है। उससे 1 से 2 घंटे के बाद वो नॉर्मल थोड़ा सा हल्का बॉइल्ड फूड या थोड़ा सा सादा मैश किया हुआ फूड ले सकता है। नेक्स्ट डे या थर्ड डे से पेशेंट अपना नॉर्मल खाना खा सकता है। मेनली हम पेशेंट को यही बोलते हैं कि ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी फूड नहीं लेना है, ज़्यादा तला तीखा फूड नहीं लेना है, थोड़ा सादा खाना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। एंजियोप्लास्टी के बाद ज़्यादातर बहुत लंबा कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट डे से अगर पेशेंट का हाथ से हमने एंजियोप्लास्टी किया है तो नेक्स्ट डे से पेशेंट चलना फिरना चालू कर सकता है, और कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। अगला चीज़ जिसके बारे में पेशेंट हम जानना चाहते हैं कि एंजियोप्लास्टी के बाद उनकी लाइफस्टाइल पर क्या रेस्ट्रिक्शंस आएगा और किस किस चीज़ों के लिए उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ों के बारे में ज़्यादातर हम पेशेंट को यही कहते हैं कि अपने रूटीन एक्टिविटीज़ पेशेंट नेक्स्ट डे से ही चालू कर सकता है। सीढ़ी चढ़ने के बारे में कई लोगों के दिमाग में रहता है कि हमारे घर पे 2nd फ्लोर पर है, सीढ़ी चढ़ना रहेगा, पेशेंट के लिए सेफ़ है कि नहीं। यूजली 2nd डे से पेशेंट सीढ़ी वगैरह भी चढ़ना चालू कर सकता है। ये हार्ट के लिए डेंजरस नहीं है। हाँ, इनिशियली हम ये रिकमेंड करते हैं पेशेंट को कि थोड़ा धीरे धीरे करके चले। पहले 1-2 दिन के बाद सीढ़ी अगर चढ़ना हो तो थोड़ा स्लोली करे। 4-5 दिन के बाद वो अपनी नॉर्मल पेस पर आ सकता है। चलना फिरना वो नेक्स्ट डे से चालू कर सकता है। इनिशियली वो थोड़ा सा स्लो होना चाहिए, उसके बाद पेशेंट थोड़े दिन के बाद अपनी नॉर्मल पेस पर वॉकिंग कर सकता है। ये सब चीज़ों से स्टेंट को या हार्ट को उतना सिग्निफिकेंट कोई डैमेज नहीं होता। वज़न उठाने से भी कई लोग के दिमाग में रहता है कि वज़न उठाने से स्टेंट को कोई डैमेज तो नहीं होगा या स्टेंट अपनी जगह से हिल तो नहीं जाएगा, पर वैसा भी कुछ नहीं होता है। स्टेंट एक मेटल का ट्यूब होता है जो हाई प्रेशर्स पे हार्ट की नलियों में हम फिक्स कर देते हैं। एक बार अगर वो फिक्स हो गया तो वो अपनी जगह से नहीं हिलता। आप कोई भी पोजीशन में सो सकते हैं, कोई भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, वज़न भी उठा सकते हैं, पर वो हिलता नहीं है। हाँ, ज़्यादा वज़न उठाने को हम पेशेंट को इसलिए मना करते हैं क्योंकि उससे थोड़ा सा हार्ट पर लोड पड़ता है और हार्ट अटैक के बाद कभी ये पेशेंट के लिए नुकसानदायक हो सकता है, पर अदरवाइज़ स्टेंट को इससे कोई डैमेज नहीं होता। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि स्टेंट क्योंकि छाती में है तो हम हाथ ऊपर करके काम कर सकते हैं कि नहीं, पर इसमें भी पेशेंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आगे झुक के बेंड करके किसी भी करवट पे सोने में पेशेंट को या उसके स्टेंट को या उसके हार्ट को कोई भी तरह का नुकसान या प्रॉब्लम होने का चांस नहीं होता है।
कुछ लोग का ये भी प्रॉब्लम होता है कि एंजियोप्लास्टी के बाद उन्हें अपने गांव जाना होता है, तो कितने दिन के बाद ट्रैवल कर सकते हैं। यूजुअली एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर पहले 2-3 दिन में ही होते हैं। एक बार डिस्चार्ज होने के बाद अगर उनको अपने गांव जाना है तो 5 से 10 दिन के बाद वो जा सकते हैं। पहला फॉलोअप 10 दिन के बाद हम यूजुअली करते हैं, तो उस टाइम तक अगर पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं आती तो थोड़ा बहुत ट्रैवल कर सकते हैं वो। ज़्यादातर हम पेशेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि अगर उन्हें ट्रैवल करना है तो अगर वो कार में भी जा रहे हैं तो कार में बैक सीट पर रहें, ड्राइव कोई और करे। बाइक वगैरह पे भी यूजुअली पहले 1-2 हफ्ते रिस्क ना ले, क्योंकि हार्ट को उससे डैमेज नहीं होता, लेकिन कभी कभी पेशेंट को एंजियोप्लास्टी के बाद थोड़ा सा बीपी वगैरह के फ्लक्चुएशन की वजह से या दवाओं के साइड इफेक्ट से थोड़ा चक्कर वगैरह आ सकते हैं, जिससे कि अगर वो खुद ड्राइव करे तो एक्सीडेंट होने का थोड़ा खतरा रहता है। तो इसलिए पहले कुछ वीक्स के लिए हम पेशेंट को ये रिकमेंड करते हैं कि वो खुद गाड़ियाँ ड्राइव ना करें, और खासकर अगर चक्कर आए तो गाड़ी तुरंत साइड पर पार्क करके थोड़ी देर के लिए वेट कर ले। पर बाइक को अवॉइड करें, कार्स में भी अगर जाएं तो बैक सीट पर ही जाएं, खुद ड्राइव ना करें। हेवी व्हीकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली व्हीकल्स ज़्यादातर हार्ट पेशेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी मना रहती हैं, क्योंकि ये गाड़ियों में खुद की जान के साथ दूसरों की जान का भी रिस्क रहता है। तो इसलिए अगर कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ड्राइव करते हैं, ज़्यादातर हम उन्हें लॉन्ग टर्म में वो प्रोफेशन प्रैक्टिस करने के लिए मना करते हैं। हालांकि इंडियन सिनेरियो में ये ज़्यादातर इस तरह के हार्ट पेशेंट्स का लाइसेंस कैंसिल नहीं होता, उनका ड्राइविंग लाइसेंस यूजुअली इंडिया में तो वैलिड रहता है। पर फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादातर जिन लोग को सिग्निफिकेंट हार्ट का प्रॉब्लम है या सडन जान जाने का रिस्क रहता है, उनको ड्राइव करने के लिए कंप्लीट मनाही रहती है। हार्ट पेशेंट्स ज़्यादातर हर तरह के प्रोफेशंस कर सकते हैं, उसमें ज़्यादातर में रिस्क नहीं होता। लेकिन हाँ, जिन लोगों को हेवी मैनुअल काम करना है, बहुत ज़्यादा वजन उठाने का काम कर रहे हैं, हेवी मैनुअल लेबर करना है, इस तरह के प्रोफेशंस में हार्ट को थोड़ा सा रिस्क होने का खतरा, हार्ट को प्रॉब्लम होने का थोड़ा खतरा रहता है। ऐसे लोग को हम यूजुअली मना करते हैं। टेबल वर्क, बैठे बैठे का काम ज़्यादातर लोग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हेवी काम भी कर सकते हैं, 15-20 किलो तक का वज़न उठा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वजन उठाने का काम या बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर करने को हम पेशेंट को ज़्यादातर मना करते हैं। कुछ लोग, क्योंकि गुजरात कोस्टल रीजन में काफ़ी लोग यहाँ पे शिप्स में काम करते हैं या नेवल प्रोफेशन रहता है, तो वो ऑफशोर 5 से 6 महीने के लिए भी उनको जाना पड़ता है। वैसे लोग को हम एंजियोप्लास्टी होने के 4 से 6 महीने तक ऑफशोर जाने को मना करते हैं, क्योंकि एक बार अगर कोई व्यक्ति एंजियोप्लास्टी होने के बाद बोट वगैरह पे चला जाता है तो यूजुअली 4 से 5 महीने तक वो मेडिकल ट्रीटमेंट से कट ऑफ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को अगर सडन हार्ट रिलेटेड कोई इमरजेंसी होती है तो तुरंत ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हो पाता, तो उसमें उनको जान का खतरा हो सकता है। तो इसलिए एटलीस्ट एंजियोप्लास्टी होने के पहले 4 से 6 महीने इस तरह के काम पर जाना लोग अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। स्टेंट की साइड पर सोने में या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ करने में यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एंजियोप्लास्टी के बाद व्यक्ति को नॉर्मल नींद रखनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की नॉर्मल स्लीप होनी चाहिए, पीसफुल स्लीप होनी चाहिए। इससे हार्ट का और माइंड का स्ट्रेस भी कम होता है और थोड़ा सा इरिटेबिलिटी या टेंशन्स भी थोड़े कम होते हैं। साइकेट्रिक इश्यूज जो एंजियोप्लास्टी के बाद होते हैं वो भी इससे थोड़े कम हो सकते हैं। अगर व्यक्ति को नींद आने में तकलीफ है तो वंस इन ए व्हाइल अगर सेडेटिव या नींद वाली दवाएं भी लेता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर वंस इन ए व्हाइल अगर हम ऐसी दवाई लेते हैं तो इतनी आदत नहीं पड़ती है। जो व्यक्तियों को ऑफिस का काम करना है वो यूजुअली 15-20 दिन के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उनका डेस्कटॉप टाइप का जॉब है या क्लरिकल टाइप का काम है तो 15-20 दिन के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका काम ज़्यादा चलने फिरने का या दौड़ने भागने वाला टाइप का काम है तो वो यूजुअली 1 महीना अपना जॉब ना ज्वाइन करें एंजियोप्लास्टी के बाद तो ज़्यादा अच्छा है। ये रेस्ट्रिक्शंस हार्ट अटैक के टाइम जो एंजियोप्लास्टी करते हैं उसमें ज़्यादा एप्लीकेबल है। जिन व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं आया है वो 5-10 दिन के बाद अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। यूजुअली हार्ट के रिलेटेड दवाइयों से थोड़ा सा एसिडिटी, गैस या इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट्स को हो सकते हैं। अगर वैसा कुछ होता है तो इसे नॉर्मल प्रिज्यूम करना चाहिए, इसके लिए इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड, जहाँ जिस पोजीशन से हम एंजियोप्लास्टी करते हैं जिसे हम पंचर साइट कहते हैं, वहाँ पर कुछ अगर प्रॉब्लम आए तो क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यूजुअली हम एंजियोप्लास्टी या तो हाथ की नस से या पाँव की नस से करते हैं और जब पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं तो उस एरिया में एक टाइट प्लास्टर लगा के हम पेशेंट को भेजते हैं। पेशेंट ये प्लास्टर एंजियोप्लास्टी होने के अगले दिन के बाद निकाल सकता है और उस जगह को 1 से 2 दिन के बाद गीला भी कर सकता है, उसमें इतना दिक्कत नहीं आता है। लेकिन अगर समझ लीजिए उस एरिया के पास सूजन है या वो एरिया में कोई इन्फेक्शन का साइन दिख रहा है पेशेंट को, वो एरिया में पेन हो रहा है पेशेंट को, तो उसे अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। उसमें उसे पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जो उसे कुछ दिनों के लिए लेना चाहिए, तो इससे ये
छोटे मोटे सिम्टम्स जो हैं वो चले जाते हैं। इस तरह की चीज़ों में अगर माइल्ड सिम्टम्स अगर पेशेंट को पंचर साइट पे हो भी रहे हैं तो इतना कोई टेंशन का विषय नहीं है। ज़्यादातर लोगों को ये 4-5 दिन में चला जाता है। कभी कभी पेशेंट्स को पंचर साइट के आसपास थोड़े काले धब्बे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट थोड़े भयभीत हो जाते हैं कि ये दाग पड़ गया जाएगा कि नहीं। ज़्यादातर लोग को इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दाग जो है पंचर साइट के आसपास ब्लड जमा हो जाने की वजह से हो जाता है। बॉडी का सिस्टम होता है जिसमें वो ब्लड को कुछ दिनों के बाद अपने आप वो ब्लड का जो डिपोजिशन है उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है, तो वो दाग अपने आप ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने के बाद चला जाता है। इसके लिए कोई क्रीम ट्यूब लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर केस में वो अपने आप 1 से 2 महीने में वो दाग चला जाता है। अब हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी के बाद क्या सिम्टम्स पेशेंट्स को हो सकते हैं और किन बातों पर उसे चिंतित होना चाहिए, किन बातों पर चिंतित नहीं होना चाहिए। यूजली सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी होने के बाद भी कुछ समय तक पेशेंट को थोड़ा सांस फूलने का प्रॉब्लम हो सकता है। ये सांस फूलने का प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि स्टेंट में कोई तकलीफ़ है तो ही होगा। ये प्रॉब्लम क्योंकि हार्ट अटैक के बाद हार्ट थोड़ा सा डैमेज होता है, हार्ट थोड़ा सा वीक हो जाता है, इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत सांस फूलना या थोड़ा बहुत वीकनेस का अनुभव पेशेंट को हो सकता है, थोड़ा बहुत कमज़ोरी उसको लग सकती है। ऐसी चीज़ों के लिए अगर आपको ऐसी कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करिए, वो अपनी दवाओं को एडजस्ट करेंगे और आपको ज़्यादा टाइम तक ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप अपना रूटीन एक्टिविटीज़ कीजिए, चलना फिरना अगर चालू करेंगे तो उसमें धीरे धीरे करके स्टैमिना वापस बिल्डअप हो जाता है और सांस फूलने का प्रॉब्लम कम हो जाता है। हार्ट फेलियर के बाद जो हार्ट अटैक के बाद जो हार्ट डैमेज होता है उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जिसको कार्डियक रीमॉडलिंग मेडिसिन्स कहते हैं। ये मेडिसिन्स थोड़ा सा बीपी भी कम करती है। तो कई लोगों के दिमाग में आता है कि साहब मेरे को तो बीपी का प्रॉब्लम नहीं था, तो ये ऐसी दवाइयाँ मुझे क्यों दी जा रही है जिससे बीपी कम होता है। ये दवाइयाँ हर हार्ट पेशेंट को दी जाती है, जिनका भी हार्ट का पंप फंक्शन ख़राब है उनको दी जाती है। इनका पर्पज़ बीपी कम करना नहीं है, इनका पर्पज़ ये है कि हार्ट अटैक में जो हार्ट का टिश्यू डैमेज हो गया है उसको रिकवर करने का पर्पज़ है। और ज़्यादातर लोगों को जिनका भी बीपी स्टेबल रहता है उनको ये दवाइयाँ दी जाती। हाँ, अगर पेशेंट को साथ में बीपी का भी प्रॉब्लम है तो उनकी दवाइयों को हम उनको ये रेगुलर दवाइयों के बदले ये दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि ये हार्ट के लिए ज़्यादा बेटर है। पर बाकी पेशेंट्स को ये दवाइयाँ देने का पर्पज़ बीपी कम करना नहीं है, सिर्फ उनका हार्ट का पंपिंग सुधारने का है। ज़्यादातर ये रीमॉडलिंग मेडिसिन हम उन पेशेंट्स को ज़्यादा देते हैं जिनका पंप फंक्शन ज़्यादा डैमेज हुआ है या जिनको हार्ट अटैक में ज़्यादा पंप फंक्शन जिनका कम हो गया हार्ट अटैक के बाद, उनको ये दवाइयाँ ज़्यादा दी जाती है और पहले 1-2 साल तक ये दवाइयाँ ज़्यादा दी जाती है। धीरे धीरे करके हम इन दवाइयों को कम कर सकते हैं। इन दवाइयों से किसी किसी को थोड़ा सा चक्कर, कमज़ोरी, सूखी खांसी, बीपी या हार्ट रेट का कम होना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये सब चीज़ें ज़्यादातर टेम्प्रेरी होती है, इससे कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स नहीं होती है। और अगर दवाओं का डोज चेंज करने पर या दवाओं को थोड़े दिन के लिए बंद करने पर ये साइड इफ़ेक्ट्स अपने आप चले जाते हैं। इसलिए दवाओं से रिलेटेड होने वाली ये छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स के लिए टेंशन नहीं लेना है और इसके लिए कई डॉक्टरों को दिखाने की या अलग अलग लोगों से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों में कई बार मल्टीपल लोगों की ओपिनियन लेने से पेशेंट और कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी दवा से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट लग रहा है या प्रॉब्लम लग रहा है तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करें, वो आपकी दवाइयों को एडजस्ट करके उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। कभी कभी पेशेंट्स को हार्ट अटैक के बाद थोड़ा सा भूख लगना भी कम हो जाता है और दवाओं की वजह से टेस्ट आना भी कम हो जाता है। ये नॉर्मल सी बातें हैं और ज़्यादातर इतनी दवाइयों के साथ थोड़ा सा इस तरह के प्रॉब्लम्स होने का चांस रहता है। इसके अगर पेशेंट को वैसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो हम भूख बढ़ाने की दवाइयाँ दे देते हैं, जिससे पेशेंट को कंपैरेटिवली भूख लगना वापस से चालू हो जाती है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर हार्ट अटैक के बाद पहले 15 दिन या 1 महीने में ज़्यादा होता है। ज़्यादातर उम्र दराज पेशेंट को या जिनको किडनी या लिवर का प्रॉब्लम हो उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। अपने आप ये सिम्टम्स ज़्यादातर 1-8 महीने में कम हो जाती है। किसी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक के बाद दवाइयों से रिलेटेड या कुछ और प्रॉब्लम से रिलेटेड कभी कभार उबका आना या वॉमिटिंग होना ऐसा हो सकता है। एक आध बार अगर वॉमिटिंग आए तो इसके लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर बार बार वॉमिटिंग आ रही है और ज़रा भी नहीं खा पा रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताइए। लिवर और किडनी से रिलेटेड टेस्ट वो करेंगे, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आपकी दवाइयाँ का डोज चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पेशेंट कई बार इससे दवाओं की वजह से अगर थोड़ा बीपी कम होता है तो पेशेंट इससे चिंतित हो जाते हैं कि बीपी कम होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, बीपी बढ़ जाएगा तो कैसे हमें पता चलेगा। ज़्यादातर आपको इससे इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बीपी कम होगा तो थोड़ा सा कमज़ोरी, चक्कर लगना हो सकता है, बैठे से उठने में टिपिकली ऐसे पेशेंट्स को चक्कर आता है और ऐसे पेशेंट्स
थोड़ा सा नमक और पानी ज़्यादा ले, बीपी वाली दवाइयों को डोज एक आध दिन के लिए कम या बंद कर दे तो ज़्यादातर ये सिम्टम्स चले जाते हैं। कुछ लोगों को ये भी भ्रांति रहती है, ये भी मिसकंसेप्शन रहता है कि बीपी बहुत बढ़ जाएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। ज़्यादातर बीपी बढ़ने के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं और पेशेंट को खुद पता नहीं चलता है। ऐसे पेशेंट में बीपी चेक करने के बाद ही अगर बीपी ज़्यादा मिलता है तो उसका दवाइयों का डोज एडजस्ट करना पड़ता है। हार्ट अटैक से रिलेटेड कुछ दवाइयों से हार्ट की गति भी थोड़ी कम होती है। कई पेशेंट इसके लिए भी बहुत टेंशन लेते हैं कि साहब मेरी गति बहुत कम हो गई, कितना गति होना नॉर्मल है। ज़्यादातर लोगों में हम हार्ट रेट को 60 के अराउंड मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी हार्ट की गति 100 से ज़्यादा है या 40 से नीचे है तो टेंशन लेने की ज़रूरत है, तो अपने डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ इसके लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये दवाओं की वजह से ही हो रहा है और ज़्यादातर इसके से कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स पेशेंट को नहीं होते। 60 to 70 अगर हार्ट रेट रह रहा है तो वो आइडियल है हार्ट के लिए। हार्ट अटैक के बाद कुछ पेशेंट्स को थोड़ा माइल्ड चेस्ट पेन भी होता है और ज़्यादातर पेशेंट्स घबरा जाते हैं कि वापस से हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको उसी तरह का चेस्ट पेन हो रहा है जैसा हार्ट अटैक हुआ था उस टाइम पे आया था, या आपका पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है, घबराहट हो रही है, पसीना हो रहा है, सांस फूल रही है, अगर इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हैं तो चिंता करने का ज़रूरत है। अगर थोड़ा बहुत खिंचाव जैसा या सुई चुभने जैसा पेन अगर पेशेंट को हो रहा है तो वो यूजली हार्ट जैसा पेन नहीं होता। हार्ट का पेन में ज़्यादातर सांस फूलना, घबराहट होना, पसीना होना, इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। और अगर ऐसा पेन अगर आपको हो रहा है तो तुरंत हॉस्पिटल जाके ईसीजी ज़रूर कराएं। पर अगर माइल्ड पेन हो रहा है तो उसके लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप रूटीन ओपीडी फॉलोअप में भी बताएं या 1-2 दिन के बाद भी डॉक्टर को बताएं तो चलेगा। अगर सडनली आपको ऐसा लग रहा है कि वापस हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो उस समय क्लिनिक्स में नहीं, जिस हॉस्पिटल में आपका एंजियोप्लास्टी हुआ है या नज़दीक में जो भी बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके तुरंत एक कार्डियोग्राम कराएं और उसके बाद जो भी इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करना है वहाँ के डॉक्टर्स आपकी रिपोर्ट्स को देख के डिसाइड करेंगे। कभी कभी हार्ट अटैक के पेशेंट्स को थोड़ा सा खांसी वगैरह आने का प्रॉब्लम भी होता है। हार्ट अटैक से रिलेटेड हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जिसको एसी इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। इससे किसी किसी को सूखी खांसी आने का तकलीफ हो सकता है। इसके अलावा हार्ट अटैक के बाद जब हार्ट का पंपिंग थोड़ा वीक हो जाता है तो थोड़ा कभी कभी लंग्स में पानी भरने का भी प्रॉब्लम हो सकता है, सांस फूलने का प्रॉब्लम हो सकता है। इससे भी लोगों को खांसी आ सकती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो आपके डॉक्टर को बताएं, वो आपकी दवाओं का डोज थोड़ा एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा आपका जितना पानी आप दिन भर में पीते हैं, जितना नमक लेते हैं, उसको रिस्ट्रिक्शन अगर हम करेंगे तो ज़्यादातर केसेस में ये खांसी का इशू भी चला जाता है। किसी किसी पेशेंट को लंग्स का इन्फेक्शन हो तो भी खांसी हो सकती है। खासकर ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा बहुत बुखार वगैरह भी आता है और खांसी में कखार बलगम जो आता है यूजली पीले कलर का होता है। अगर ऐसे सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हैं तो आपके डॉक्टर को बताइए, तो उस ऐसे केसेस में हमें यूजली एंटीबायोटिक दवा चालू करनी पड़ती है। हार्ट अटैक के बाद थोड़ा बहुत वीकनेस लगना कुछ दिन के लिए नॉर्मल सी बात है। कई पेशेंट्स को थोड़ा ज़्यादा वीकनेस भी लगती है, खासकर जिन पेशेंट्स का बीपी ज़्यादा कम हो जाता है उनको थोड़ा वीकनेस ज़्यादा लगती है। अगर आपको ऐसा सिम्टम्स हो रहा है तो आपके डॉक्टर को बताइए, वो दवाओं का डोज थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे तो आपको नॉर्मल लगेगा। इसके लिए इतना टेंशन लेने की या प्रॉब्लम इसमें पेशेंट को चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक के बाद ज़्यादा यूरिन आने का या प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से भी थोड़ा बीपी में फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। इसके लिए भी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हार्ट अटैक से रिलेटेड कुछ मेडिसिन से यूरिनेशन ज़्यादा हो सकता है, उसके लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी किसी पेशेंट को पेशाब में थोड़ा जलन होना या थोड़ा सा झाग आना, ऐसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। थोड़ा सा फाउल स्मेलिंग यूरिन भी आ सकता है, वो भी हार्ट अटैक से रिलेटेड एक पंप सुधारने की दवा आती है जिसको SGLT2 इनहिबिटर्स बोलते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स में हो सकता है। ये बिल्कुल भी टेंशन का विषय नहीं है और इसमें अगर माइनर सिम्टम्स है तो इसे इग्नोर भी करें तो भी चलेगा। अब हम बात करेंगे हार्ट अटैक से रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं उसके बारे में। ज़्यादातर पेशेंट्स को हार्ट अटैक के बाद लगभग 5 से 7 दवाइयाँ चलती हैं। कई पेशेंट्स के दिमाग में होता है कि कितने दिन का कोर्स रहेगा। यूजुअली हार्ट अटैक के पेशेंट्स में कोई कोर्स का सिस्टम नहीं रहता। ज़्यादातर पेशेंट्स को दवाइयाँ जो भी है वो लाइफ टाइम चलती हैं। शुरुआत के 1 आध साल थोड़ी ज़्यादा दवाइयाँ रहती हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके दवाइयों को हम कम कर देते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को अगर ब्लड प्रेशर वो 120-130 के आसपास अगर मेंटेन कर रहे हैं, शुगर 100 से 150 के बीच में मेंटेन कर रहे हैं तो पोस्ट प्लास्टिक पीरियड में चलता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में हम बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल में शुरुआती पीरियड में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं, क्योंकि इस दौरान पेशेंट का लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अगर हम कंट्रोल करते हैं कोई भी चीज़ को तो पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसलिए एंजियोप्लास्टी होने के पहले 15 दिन या 1 महीने हम ये सब बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल्स में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहते।
हार्ट अटैक की बीमारी ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड होती है, इसलिए कई पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा कितना है और एंजियोप्लास्टी जब हमारा किया उस समय हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्यों चेक नहीं किया गया। यूजुअली हम हार्ट अटैक में जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है तो तुरंत ही हम उसे कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा दे ही देते हैं। इसलिए अगर हम पहले 2-4 दिन या पहले 10 दिन में आपका अगर ब्लड लेवल्स चेक करेंगे भी तो रिपोर्ट्स गलत ही आएंगी। और हार्ट अटैक में अपने आप भी थोड़ा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बॉडी के कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से वो वेरी कर सकता है। तो वैसे पेशेंट्स में अगर हम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक करते भी हैं तो भी रिपोर्ट ज़्यादातर ठीक नहीं आती है। मेडिसिन से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कितना कंट्रोल हो रहा है ये देखने के लिए हम यूजली लिपिड प्रोफाइल लगभग 1 से 2 महीने के बाद करते हैं। तुरंत करने का इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है, कई बार रिपोर्ट्स गलत ही आती हैं पेशेंट की। पेशेंट्स कई बार ये भी पूछते हैं कि मुझे अगर बिल्कुल ठीक लग रहा है तो क्या तो भी दवा हमें कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। ऐसे पेशेंट्स को मैं यही कहूँगा कि ये दवाइयाँ आपके सिम्टम रिलीफ के लिए नहीं है, ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने के लिए है। ये आपका हार्ट अटैक की वजह से जान जाने का जो रिस्क है उसको कम करने के लिए है, आपका पंप फंक्शन सुधारने के लिए है। आपको अच्छा लगे या ख़राब लगे ये दवा उसके लिए नहीं दी गई है, आपको लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कम हो इसके लिए ये दवा आपको दी जाती है। तो अगर आपको अच्छा भी लग रहा है तो भी आपको ये दवा को कंटिन्यू ही रखना है। हार्ट के अलावा अगर आपकी पुरानी कोई नॉन कार्डियक मेडिसिन चल रही है, कोई और दूसरी बीमारी से रिलेटेड मेडिसिन चल रही है तो एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए। ज़्यादातर मेडिसिन को कंटिन्यू रखने में दिक्कत नहीं आती है। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मेडिसिन यूजली ना लें और ज़्यादातर शुगर की मेडिसिन भी अगर आप ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि कई बार 2 मेडिसिन एक साथ लेने से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होने का रिस्क रहता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जैसे कि खांसी बुखार जुकाम का अगर एंजियोप्लास्टी पेशेंट्स को होता है तो वो उसके लिए दवाइयाँ ले सकते हैं, पर यूजली पेन किलर दवाइयाँ और ऐसी दवाइयाँ जिससे हार्ट की दवाइयों में थोड़ा सा इंट्रैक्शन हो वैसी दवाओं को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज ज़्यादातर दवाइयाँ लेने में कोई पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता और वो अपने लोकल प्रैक्टिशनर को दिखा के दवाइयाँ ले सकते हैं। कई बार पेशेंट्स हमसे ये सवाल पूछते हैं कि हम जेनरिक दवाई वगैरह ले सकते हैं कि नहीं। यूजली हार्ट अटैक के बाद पहले 1 साल तक एटलीस्ट हम पेशेंट्स को जेनरिक दवाइयाँ लेने के लिए मना करते हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ हालांकि सस्ती आती हैं लेकिन कभी कभार इसमें क्वालिटी इश्यूज़ हो सकते हैं और हार्ट अटैक के पेशेंट में अगर ये दवाइयाँ प्रॉपर काम ना करें या प्रॉपर असर ना करें तो सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिससे जान का खतरा भी हो सकता है। तो अगर कॉस्ट इश्यूज़ भी हैं तो भी हम पेशेंट्स को एटलीस्ट रिकमेंड करते हैं कि पहले 1 साल तक रेगुलर दवाइयाँ ही लें, उसके बाद जब कंपेरेटिवली रिस्क कम हो जाए तो वो जेनरिक दवाइयाँ चूज़ कर सकते हैं अगर उनको कॉस्ट का इश्यूज़ है। पर हार्ट पेशेंट्स में कई बार कंडीशन सडनली बिगड़ सकती है और पेशेंट को वापस रिकवर करने का टाइम ना मिले, ऐसा हो सकता है। इसलिए कार्डियक पेशेंट में एटलीस्ट हम जो सबसे इंपॉर्टेंट दवाइयाँ होती है वो जेनरिक ना लें, ऐसा पेशेंट को सलाह देते हैं। कई पेशेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि आपने जो दवाइयाँ लिखी है वो मेरे घर के आसपास नहीं मिल रही है, दूसरे ब्रांड की दवा मिल रही है। तो इस तरह की दवाइयाँ पेशेंट ले सकता है, एज लॉन्ग एज दवा का कंटेंट सेम है, ब्रांड अगर डिफरेंट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आप दवाइयाँ ले सकते हैं। बस ये आपको दुकानदार से कंफर्म करना ज़रूरी है कि ये दवा सही है कि गलत है। हार्ट अटैक के बाद हम पेशेंट्स को पहले कुछ महीनों के लिए खून पतला करने की स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देते हैं। ये दवाइयाँ देने से थोड़ा सा ब्लीडिंग रिस्क रहता है। ये दवाई हम इसलिए देते हैं क्योंकि हार्ट अटैक के बाद स्टेंट में क्लॉटिंग होने का 2-4% चांस रहता है। ज़्यादातर ये जो भी रिस्क होता है पहले 4-6 महीने के अंदर ही होता है। तो इस पीरियड को कवर करने के लिए हम पेशेंट को खून पतला करने की दवाइयाँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग देते हैं। उसके बाद हम इन दवाइयों का डोज धीरे धीरे करके कम कर देते हैं। तो अगर इस दौरान पेशेंट को कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या उसको ब्लीडिंग का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। वैसे केसेस में हम दवाओं का डोज को कम कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी के बाद कई लोग जो कार्डियोलॉजिस्ट ने दवा लिखी है उसको दूसरे डॉक्टर से भी डिस्कस करते हैं, जिसे हम कॉमन भाषा में डॉक्टर शॉपिंग कहते हैं। लोग अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अलग अलग लोगों से डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स और अलग अलग दवाइयाँ लिखवाते हैं। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि हर डॉक्टर का चॉइस ऑफ मेडिसिन अलग अलग हो सकता है, हर डॉक्टर अपने तरह से दवाइयाँ लिखता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये डॉक्टर सही दवा लिख रहा है या वो डॉक्टर गलत दवा लिख रहा है, पर इसमें हर डॉक्टर की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं और बार बार ये मेडिसिन को चेंज करने से पेशेंट को उस दवा से एडजस्ट होने का या हैबिचुएट होने का टाइम नहीं मिलता, जिससे कि दवा का एक्चुअल जो बेनिफिट होना चाहिए वो हो ही नहीं पाता है और पेशेंट को रादर नुकसान होता है। तो इस तरह के पेशेंट्स को अगर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स है तो जो डॉक्टर ने उनको वो दवाइयाँ लिखी उसी के साथ डिस्कस करना चाहिए। मल्टीपल डॉक्टर से बार बार ओपिनियन लेके बार बार दवाइयों को चेंज करने से पेशेंट को उल्टा नुकसान होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स को ये दवाइयाँ लाइफ टाइम चलती है, इसलिए हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि वो दवाइयाँ याद रहें। इसके लिए मोबाइल पर रिमाइंडर या ऐसा कुछ ड्रग के बॉक्सेस बना सकते हैं जिससे कि वो दवाई किस टाइम पर लेना है और कितनी दवाइयाँ लेना है उनको याद रहे।
पर फिर भी कभी कभी पेशेंट्स का ऐसा होता है कि वो एक आध दवा का डोज भूल जाते हैं या 1-2 घंटे दवा मिस हो जाती है। ज़्यादातर इससे पेशेंट को सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ये दवाइयाँ का असर लगभग 24 से 48 घंटे तक कंटिन्यू मेंटेन रहता है। तो इसलिए अगर 2-4 घंटे दवा का डोज अगर आगे पीछे हो भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पर हाँ, पूरे दिन के लिए दवा मिस नहीं होनी चाहिए। जब भी आपको याद आए आप तुरंत वो दवा ले लें तो अच्छा है। दवा का डोज पूरे 1-2 दिन तक अगर हम मिस करते हैं तो फिर बॉडी में फ्लक्चुएशंस आना चालू हो जाते हैं। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और खून पतला का जो लेवल्स है वो फ्लक्चुएट करना चालू करते हैं, तो फिर साइड इफ़ेक्ट्स होने का खतरा बढ़ जाता है। 1-2 घंटे अगर आगे पीछे हो डोजेज या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, कई लोग को ये भी डाउट रहता है कि दवा खाने से पहले लें या खाने के बाद लें, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हार्ट के पेशेंट्स में और हार्ट की दवाइयों में यूजली बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, सिवाय एस्प्रिन के या एसिडिटी रिड्यूस करने के मेडिसिन के या शुगर वाली दवाओं के। ज़्यादातर मेडिसिन अगर खाने से पहले या ले या बाद में ले या खाने के साथ में ले तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से अपनी दवाइयों को कम या बंद नहीं करना है, अपने आप से कोई अपने ड्रग रेजिमेंट चेंज नहीं करना है। कुछ लोग अपने आप से दवाओं को अल्टरनेट डे लेना चालू कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि इससे बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं और जो एक्चुअल बेनिफिट हम चाहते हैं वो पेशेंट्स को नहीं मिल पाता। लास्ट में हम बात करेंगे वैक्सीनेशन रिलेटेड इश्यूज़। अभी कोविड सीज़न में ऑन एन एवरेज हर पेशेंट हमें वैक्सीनेशन के बारे में पूछता है कि कोविड का वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं, इससे कोई नुकसान तो नहीं है। वैक्सीनेशन ज़्यादातर कार्डियक पेशेंट्स में सेफ़ है और इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई हार्ट की दवाइयों को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुरंत में आपका एंजियोप्लास्टी या हार्ट अटैक हुआ है तो यूजली 1-आध महीना हम वैक्सीन लेने को पेशेंट को अवॉइड करने को बोलते हैं, पर उसके बाद वो वैक्सीन ले सकता है। यूजली इसमें दवाइयों को बंद करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई सिग्निफिकेंट हार्ट को प्रॉब्लम इससे नहीं होती है। हार्ट के पेशेंट्स को जिनका हार्ट का पंपिंग बहुत ज़्यादा वीक है, इसके अलावा कुछ और वैक्सीन्स भी हम रिकमेंड करते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा और निमोकॉकल वैक्सीन्स। ये इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि हार्ट पेशेंट्स की थोड़ी इम्यूनिटी कम होती है और ऐसे पेशेंट को जब ठंडी का मौसम आता है, अगर सडनली निमोनिया हो गया या इन्फ्लुएंजा हो गया तो हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसमें उनका कंडीशन सडनली डिटोरिएट हो जाता है। तो इस तरह की वैक्सीन्स हम हार्ट पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं जिनका भी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने का चांस रहता है। ये वैक्सीन सबको रिकमेंडेड रहती हैं। लास्ट में हम बात करेंगे लाइफस्टाइल स्ट्रेस के बारे में। हार्ट अटैक के बाद ज़्यादातर व्यक्ति को अपना दिमाग थोड़ा शांत और स्थिर रखने की कोशिश करना चाहिए। ज़्यादा एंग्जाइटी और ज़्यादा चिड़चिड़ापन अगर हम रखते हैं तो उसमें थोड़ा ब्लड क्लॉटिंग होने का चांस बढ़ सकता है, जिससे कि दोबारा इन्फेक्शन या दोबारा हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ सकता है। इससे ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल्स भी बढ़ सकते हैं, तो लकवा वगैरह होने का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो वैसे पेशेंट्स को अपना माइंड ज़्यादातर स्थिर और शांत रखने की कोशिश करना चाहिए। अगर फिर भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो योगा, मेडिटेशन वगैरह चीज़ें, ऐसी तरह की चीज़ों को फॉलो किया जा सकता है, जिससे कि आपको मन को शांत रखने में थोड़ी मदद मिलेगी। कुछ पेशेंट्स को हार्ट अटैक के बाद थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है, ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि मुझे ही हार्ट अटैक क्यों आया, इतनी जानलेवा बीमारी क्यों मुझे हो गई। तो बीमारी से रिलेटेड थोड़ा सा डिप्रेशन होना आम बात है पेशेंट्स में। हार्ट अटैक के बाद 4 से 5% लोगों को थोड़ा बहुत डिप्रेशन हो जाता है, जिसके लिए अगर वो थोड़े टाइम के लिए एंटी डिप्रेसेंट अगर दवा उनको दे दी जाए तो कोई इसमें नुकसान नहीं है और इसमें लॉन्ग टर्म पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ज़्यादातर पेशेंट इस डिप्रेशन के फेज़ में से 2 से 4 महीने के बाद बाहर आ जाते हैं और उसके लिए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स पेशेंट को नहीं होती है। धन्यवाद।